नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज पर अभी ये फेसबुक लाइव से आप जुड़ जाइए। एक विशेष खास खबर के लिए अभी हम आपसे फेसबुक लाइव से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं महेंद्र यादव जी, जो खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। आज मौका अलग है और बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इन 2 सीटों पर आज मतगणना चल रहा है और वोटों की गिनती के बाद अब से थोड़ी देर के बाद रिजल्ट की घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान सीट पर जदयू ने जीत हासिल कर ली है। अभी आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 23 राउंड के वोटों की गिनती के बाद 12,998 मतों से जदयू के प्रत्याशी आगे हैं और उनको जीत एक तरह से मिल गई है। ये पिछले बार जो हजारी चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं के बेटे अमन हजारी चुनाव लड़ रहे हैं और अमन हजारी ये चुनाव जीत गए हैं, जदयू के प्रत्याशी जीत गए हैं। उधर तारापुर में कांटे की टक्कर है और हर पल कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों की धड़कनें बढ़ जा रही हैं। तारापुर में राजद के प्रत्याशी अभी 1500 कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन ये कब मामला बदल जाएगा, ये बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। तो सबसे पहले महेंद्र जी से हम बातचीत करेंगे कि क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। जदयू तो ये कह रहा था कि दोनों सीट हमारी है और दोनों हम ही जीतेंगे, लेकिन कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस के जो चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से उनके बेटे अमन हजारी वो जदयू के सीट पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जो दावा किया था कि यहाँ से हम जीतेंगे, उसको 5000 से भी ज़्यादा वोट नहीं मिला। कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? कुशेश्वर स्थान का जो चुनाव है वहाँ पर अगर देखा जाए तो जदयू की जीत जो है वो उनकी सीट थी, उनको मिली है। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार के पहले और इस उपचुनाव के पहले महागठबंधन में बिखर गया और कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस अलग हो गई। मैं थोड़ा सा आपको सुधार करूंगा। कुशेश्वर स्थान सीट पर शशि भूषण हजारी ही वहाँ से ये कांग्रेस के जो है वो हारे थे और ये अमन हजारी उनके बेटे हैं जो जदयू पर। सीट उनकी ही थी और उन्होंने ही जीता था, इस बार भी वही लोग जीते। लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रहा था कि 7000 से हम हारे हैं तो इस बार तो हम मैदान मार लेंगे। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की नहीं चली, उन कन्हैया कुमार की नहीं चली, भक्त चरण दास की नहीं चली, किस तरह से आप देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, जो चुनाव परिणाम के नतीजे हैं ये तो स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस का जो बेस है और राजद से और गठबंधन से अकेले वो लड़ी और राजद गठबंधन में लेफ्ट के लोग भी थे, तो लेफ्ट का और राजद गठबंधन के बाकी जो थे इधर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। तो इस लिहाज से कांग्रेस जो है काफी घाटे का सौदा की गठबंधन से अलग होके, और अगर उसको सीट मिल जाता कांग्रेस को तो वो जीत पाती, वो भी कोई मतलब बात नहीं कहा जा सकता अभी की परिस्थिति में। जदयू ने सीट जीत लिया, चलिए उनकी सीट थी वो जीत लिए, लेकिन जिसके लिए लड़ाई हुई राजद और कांग्रेस में, कांग्रेस ने ये कहा कि हमारी सीट ही तो हम ही लड़ेंगे इसे। राजद ने कहा कि तुमको तो हमने सीट दी थी, आप जीत के दिखाए नहीं, तो अब क्यों देंगे। राजद और कांग्रेस के बीच अब खटास और बढ़ जाएगी, ये और आपको लगता है ये दूरी बढ़ जाएगी तो आगे के चुनाव में इसका असर पड़ेगा? और नहीं, राजनीति में 2 ध्रुव के लोग भी एक साथ आते हैं, ऐसी परिस्थिति बनती है। अगर इस पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस के जो नए लोगों को कन्हैया कुमार को लाई है या जो उनके भक्त चरण दास जी हैं या उनकी पूरी टीम है, तो वो लोग जरूर ये कोशिश करते कि हम जो है उनको बार्गेन करते महागठबंधन में कि हम पावरफुल हैं, हमारे पास बेस है। तो ये 5000 के लगभग का जो आप बता रहे हैं और जो आंकड़ा है ये तो बहुत मतलब दयनीय स्थिति में कांग्रेस है। और कांग्रेस के लिए उससे ज्यादा तो निर्दल लोग कहीं पा जाते हैं उपचुनाव में। तो कांग्रेस के पास ये साबित हो गया कि वो बेसलेस वहां पर है। अच्छा, आप देखिए अंजू देवी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास वाली, उनको भी 5700 वोट मिले हैं और कांग्रेस को भी 5600 या कुछ वोट, जिसको दूसरे नंबर पर सीट थी। तो इस लिहाज से भी कांग्रेस जो है जो बड़बोलेपन में थी या उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, वो हमें लग रहा है कि उनको मूल्यांकन करने का समय है कि हमें
हमें अपनी जनता के साथ, जनता के मुद्दों के साथ, जनता के बीच काम करने में जो सवाल थे, इंटिकम्बेंसी थी, महंगाई चरम पर है, और उसमें आप जनता के सवालों को उठाने के बजाय उधर बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, पानी है, लोग पलायन किए हैं, हर तरह के असुविधा के बीच में महागठबंधन के लोग अपने घर में जो लड़ाई किए और उसके बाद से जनता के मुद्दों को लेके जो सड़क पे लड़ना था उस पे जो विफल रहे, उसी के चलते कुशेश्वर स्थान सीट वो हारे। नहीं तो जिस तरह से राजद 10-12 हजार के करीब पहुंची है, अगर आपस में उनकी एकता होती तो शायद वो काफी करीब पहुंचे थे या जीत 12,998 का ये अंतर था उतने सीटों से। तो 12,000 वोट कोई बहुत बड़ा वोट नहीं है। एक दूसरा है कि वहाँ वोटिंग भी बहुत कम हुई, 50.03% वोटिंग हुई थी, उसमें 12,000 वोट जो है का अंतर हुआ। तो इस अंतर को बहुत बड़ा अंतर हम नहीं कर सकते। तो राजद वहाँ बाजी मार सकती थी, लेकिन राजद की भी नहीं चली। लालू प्रसाद यादव के आने के बाद भी लगता है कि वहाँ, चूँकि गणेश भारती एक मुसहर जाति के मैंने बिलोंग करते हैं, मुसहर जाति से, और गणेश भारती ये पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उस इलाके में, उनको राजद ने बनाया था वहाँ ये, और ये कहा था कि इस बार मुसहर मांझी जो है उनको वोट करेंगे। मुस्लिम वोटों पर उनका था और यादव वोट तो उनके ही थे, और ये मांझी अगर उनके हो जाते तो राजद भी इसको जीत सकता था। लेकिन गणेश भारती चुनाव हार गए, 12,000 से ही हारे, लेकिन राजद की भी नहीं चली यहाँ पर। तो लालू प्रसाद यादव तो जिस तरह से दावे कर रहे थे कि अब सरकार गिरा देंगे और नई सरकार बना लेंगे, तो अब ये मामला भी खत्म हो गया। बिल्कुल, ये दावा हमें लग रहा है कि सरकार गिराने वाला जो दावा था वो राजद को नहीं करना चाहिए था। मैं तो इस बात से कहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि इस ऐसे दावों के बाद से रिवर्स पोलराइजेशन हुई हो। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि रिवर्स पोलराइजेशन नहीं होती है, कि ये जो सरकार है वो गिरेगी और स्थिरता आएगी। तो चुनावों में जो उपचुनाव में अपने वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए अपने पार्टी में बिखराव ना हो, जिस तरह से महागठबंधन में बिखराव था, राजद की एकता मजबूत रहे, शायद इसलिए ये लोग बड़बोलेपन में कर रहे थे कि हमारे पास ब्लूप्रिंट बन गया। इस तरह से मीडिया में खबर आ रही थी। तो मुझे लग रहा है कि इनको जो है उतना नहीं बोलना चाहिए। जनता के सवाल पे अगर बात हम ये दर्शकों को ये बताते चलें कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में वोटों की गिनती चल रही है। कुशेश्वर स्थान में वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। 23 राउंड की गिनती होने के बाद वहां जदयू के प्रत्याशी अमन हजारी 12,998 वोटों से आगे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, उनके जीत की घोषणा नहीं की है, लेकिन यहाँ पर काम रुक गया है। तो 12,998 से आगे कोई है नहीं, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि अमन हजारी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, जल्दी ही उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे थे कि राजद एक वहाँ पर एक ये अति पिछड़े के लिए वो तो सीट रिजर्व था, ये सीट तो वहाँ के लिए रिजर्व था। अति पिछड़ों में खास तौर पे यादव, मुस्लिम और सवर्ण, इन 3 वोटर वहाँ ज़्यादा अनुसूचित के लिए, अनुसूचित, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, उनके लिए रिजर्व है। अब वहाँ ये नज़र थी कि सवर्ण वोटर बहुत बड़ी संख्या में है उस इलाके में, मुस्लिम और यादव भी हैं। तो राजद को ये उम्मीद थी कि राजद और मुस्लिम मिलेंगी और मांझी वोट हमको मिल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। कांग्रेस को भी यही उम्मीद थी, इसीलिए राजेश मिश्रा खड़े थे वहाँ से। राजेश मिश्रा को ये लग रहा था कि हम चुनाव चमक रहे हैं। राजेश मिश्रा कांग्रेस के हैं, अतिरेक राम अशोक राम के बेटे हैं और विदेश से पढ़कर इंडिया में आए हैं। कितने वो दलित पिछड़े हैं ये लोग जानते होंगे, इसीलिए यही कारण है कि अतिरेक को भी लोगों ने पसंद नहीं किया और उनको मैंने रास्ता दिखा दिया। जी, वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, तो अभी अगर कोसी, सीमांचल और उधर के दरभंगा क्षेत्र की बात करें तो गांवों से भारी पैमाने पे पलायन हुआ है। लोग मंडियों में काम करें, पंजाब, हरियाणा और कई जगह जो गए हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कि लोग उसको हम लोग कम के आंका गया है कि इस उपचुनाव में भी जो उनके साथ रोटी की जो जुगत के लिए लोग जो जाते हैं, जो उनकी पीड़ा है, जो पेट की भूख मिटाने के लिए इस महंगाई और इस त्रासदी के समय में भी बाहर गए हैं लोग, वो लौट के नहीं आए हैं, इसलिए भी वोटिंग परसेंटेज लो जो थोड़ा रहा। और बाकी लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि बेरोजगारी का मसला और ये पलायन का मसला ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उस आधार पर वोटिंग हुई नहीं, लोगों ने तेजस्वी यादव को नहीं चुना।
नहीं, इस आधार पर वोटिंग जो पलायन करके गए थे वो लौटे ही नहीं, तो कैसे वोटिंग होगा? जाहिर सी बात है। अभी जो सीजन है, हम सुपौल से ही आए हैं, और सुपौल और उधर मधुबनी दरभंगा के इलाकों में जो लोग बाहर गए हैं, जो मंडियों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो सीजनल माइग्रेशन है, वो अधिकतर लोग वहां हैं। पंचायत चुनाव में भी बहुत गहमागहमी है, बावजूद इसके कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि जो महंगाई और जो आर्थिक विपन्नता पूरे इलाके में आई है, अभी जो तबाही है, उसके चलते लोग बहुत परेशान हैं। तो उनके चलते वोटिंग परसेंटेज थोड़ा लो है। तो वो जो है इसको समझना होगा, और किसका बेस वोट कौन है। तो बेस वोट में देखिएगा तो उन्होंने माझी का दिया। तो माझी कैंडिडेट हम इससे नहीं कह सकते हैं कि माझी का वोट नहीं आया होगा, क्योंकि पलायन कौन करता है? जो सबसे ज्यादा गरीब है, सीजनल पलायन वो करता है। तो जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, वो जो बाहर हैं, तो उनका अब वोटिंग टर्नआउट कम हुआ होगा, कम लोग वोटिंग किए होंगे, जाहिर सी बात है। तो एक ये भी फैक्टर है। दूसरा, राजद और कांग्रेस ने जो आरोप प्रत्यारोप होता है, तो जो एक एकजुटता होनी चाहिए वो नहीं हुई। तीसरा, इनको विश्लेषण करना चाहिए कि ग्राउंड वर्क करने में कमजोर रहे, लोगों को जनता के मुद्दों में काम करने के लिए, उनके सवालों को उठा के सड़क पे लाने के लिए जो प्रतिपक्ष के नेता के नाते और जो उनको जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी में भी विफल रहे, इसीलिए वो उसमें हम मानते हैं कि वो पिछड़ गए। अगर उस पे अगर धरातल पे वो संघर्ष करते दिखते तो और ज्यादा उम्मीद परिणाम बदल सकता था। तेजस्वी यादव ये बार बार कह रहे थे चुनाव में ये लोग गड़बड़ी करेंगे, और इसीलिए वो पूरी टीम उनकी वहाँ पर है। लेकिन ये सब चीज, ये मुद्दे नहीं थे वहाँ। उनको वोटिंग किस तरह से करानी थी ये करना चाहिए था। एक तो दोनों आपस में लड़ गए, कांग्रेस और राजद लड़ गए, और लड़ने के बाद जदयू के लिए एक तरह से रास्ता खोल दिया उन लोगों ने कि अब वो बिल्कुल। लेकिन ये 12,000 का अंतर, 12,000 मैंने जब वोटिंग कम हुई है तो इसको भी बड़ा अंतर हम मान सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा अंतर नहीं था कि तेजस्वी इसको नहीं जीत सकते। इसका माने ये हुआ कि पिछले चुनाव में तेजस्वी का जो जादू चला था, इस बार नहीं चला। नहीं, इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों उपचुनाव थे। और जादू की बात नहीं थी, और दूसरे सीट पर अभी भी राजद की बढ़त बनी हुई है। और उपचुनाव में सिंपैथी भी होता है, कई फैक्टर होते हैं, और उसमें जाहिर सी बात है, अगर एक सीट ये जीत रही है, दूसरे सीट पर राजद आगे है, तो अभी कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि जादू के श्रेणी में नहीं कर सकते हैं। कि वो जादू से कोई नहीं हुआ था, धरातल पे ऐसी महेंद्र जी से हम और बातचीत करेंगे। महेंद्र जी से हम बात करेंगे कि तारापुर सीट पर राजद 1531 वोटों से आगे चल रहा है। 22 राउंड की वोटों की गिनती हो गई है, अब 1 या 2 राउंड ही बचे हुए हैं। तो इसमें कोई हमको नहीं लगता है कि कुछ बहुत बड़ा फेरबदल हो जाएगा, या यही रिजल्ट रहेगा, आगे भी स्थायी तौर पर यही रहेगा। तो बहुत कम मार्जिन से राजद वहां से जीत सकता है। हालांकि अभी ये घोषणा हुई नहीं है। 1531 वोटों से राजद। हम आपको एक कोयरी जाति का वहां पर की बहुलता वाली है 80,000, मैंने 58,000, क्षमा करें, कोयरी जाति के 58,000 वोटर हैं। उसी तरह से अति पिछड़ा 48,000 है, वैश्य 40,000 है, सवर्ण 40,000, मुसलमान 22,000 और यादव 65,000। तो वहां भी यादव निर्णायक भूमिका में है। अगर यादवों को, मुस्लिम और कोयरी जाति का, अगर तो कोयरी जाति को तो नीतीश कुमार मानते हैं कि ये उनका वोट बैंक है, लेकिन 1500 का अंतर, और किसी भी समय वो पलट सकता है मामला, ये वहाँ भी लड़ाई कांटे की है। बिल्कुल लड़ाई कांटे की है। और वहाँ पर जो वहाँ की परिस्थिति है, जातिगत और जातिगत सवाल से ऊपर हटके भी वोटिंग होती है। सब लोग जातियों को दावा करते हैं, लेकिन उपचुनाव में उस तरह से नहीं होता है। सामान्य चुनाव होता है तो उसमें ज्यादा मुखर होके लोग रहते हैं, लेकिन कैंडिडेट के छवि के ऊपर और मुद्दों के, लोकल मुद्दों के ऊपर भी, सिंपैथी के ऊपर भी कई तरह के फैक्टर होते हैं। तो उसमें भी, और कांग्रेस से अलग होके जिस तरह से कन्हैया को भी लाया गया, जिस तरह से पप्पू यादव कांग्रेस के प्रचार के साथ गए, तो कहने का मतलब वो लोग एक ऐसी करने की कोशिश किए कि राजद को कमजोर है, और इन लोगों को जो मिल के हमला विपक्ष और जनता के सवाल पे करना था उसमें नहीं किए। फिर भी अगर बढ़त बनी है तो ये राजद की बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि राजद कांग्रेस से अलग हटके महागठबंधन की जो स्थिति थी उसमें भी आगे है, और इस सीट पर भी दूसरे नंबर पर है। तो फायदे में तो राजद ही आया है। नहीं, तारापुर में तो और नुकसान अगर कोई कहे तो कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा नुकसान किया है, और जदयू की एक सीट तो नुकसान होगी, जाहिर सी बात है। अगर अभी का अगर यही रहा तो ट्रेंड रहा तो एक सीट नुकसान होगी। अच्छा, अरुण शाह जो वहां से प्रत्याशी बनाए गए वो कोयरी जाति के हैं, माने राजद ने वैश्य। तो वैश्य का वोट, यादव का वोट, मुस्लिम का वोट, कुछ तो पिछड़ी अति पिछड़ी
ईस्वी का भी, ये वो मान के चल रहे थे कि इसीलिए ये जाति का कार्ड उन्होंने खेला था। और वैश्य जाति परंपरागत रूप से बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा, मानते हैं लोग कौन जाति का कितना नहीं, ऐसा परसेप्शन है। और उनके बीच से कैंडिडेट आने के बाद से जाहिर सी बात है कि उनके बीच में कुछ परसेंटेज में बंटवारा जाति के वोटों में हुआ होगा और वही वोट निर्णायक के रूप में गया होगा। तो इस लिहाज से भी राजद ने जो अपना टिकट दिया था वो अपने राजनीतिक गुणागणित और अपने राजनीतिक फायदे के लिए सही तरीके से चुना था। इसमें तो हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने टिकट बंटवारे में। चलिए, राजद से ये क्षमा करें, कांग्रेस से राजेश मिश्रा, उनको ये उम्मीद थी कि सवर्ण वोटर निर्णायक हो जाएंगे, चूंकि इलाका ही है, स्वर्ण वोटर बड़ी संख्या में है वहाँ पर, तो वो ये चाह रहे थे कि निर्णायक हो जाएगी और इसीलिए अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। लेकिन उनको भी मुंह की खानी पड़ी है, 6000 से ज़्यादा वोट उनको नहीं मिला है। तो ये एक आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस जिस तरह से एड़ी चोटी एक किए हुए थे और कह रही थी कि राजद कोई पार्टी ही नहीं है और हम अकेले लड़ लेंगे और अगले लोकसभा में तो वो 40 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, अब पूरा सीन बदल जाएगा बिहार की राजनीति का। पूरा सीन नहीं बदलेगा। जो अति आत्मविश्वास में जो लोग लबरेज हो गए थे कांग्रेस के लोग, जो महागठबंधन में जो सीटें जीते थे और उनको ये अंदाजा नहीं था कि हम अलग लड़ेंगे तो हमारा धरातल पर क्या स्थिति है, तो ये उपचुनाव उनको नापने का एक पैरामीटर भी था। हम आशा करते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में वो लोग फेरबदल किए, अभी स्टेट प्रेसिडेंट को चुनने वाले हैं लोग, और तो कांग्रेस अपना आकलन ठीक से करेगी कि क्यों हम जनता के बीच में नहीं है, क्यों हम परिक्रमा वाली राजनीति से उबर नहीं पाए हैं और हम धरातल के मुद्दों पर ग्राउंड काम जो विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए वहां हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसका ठीक से असेसमेंट करे, ठीक से एनालिसिस करे, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखेगी तो आगे जाएगी, नहीं तो आत्मविश्वास आत्ममुग्धता में उनकी यही हसर होनी है। 5000-6000 कांग्रेस के भीतर भूचाल आ गया है। ऋषि मिश्रा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष ने पार्टी को डुबो दिया, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो कांग्रेस के भीतर जो हलचल तेज हुई है, रिजल्ट आते ही, अभी वोटों की गिनती पूरी तरह से हुई नहीं, कि कांग्रेस के भीतर ऋषि मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत या तो इस्तीफा देना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये जो फैसला था राजद से अलग हटके चुनाव लड़ने का, ये प्रदेश अध्यक्ष का नहीं था। भक्त चरण दास जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने ये फैसला लिया था और वो खुलकर लड़ रहे थे लालू प्रसाद यादव से। उन्होंने तो ये भी कहा था कि लालू प्रसाद यादव झूठ बोल रहे हैं, उनकी सोनिया गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो क्या राजद और कांग्रेस के बीच ये जो ठन गई है वो आगे भी ठनी रहेगी? ये चुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस बैकफुट पर है, बैकफुट पर जाएगी और उसको राजद के आगे झुकना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कांग्रेस बैकफुट पे जाएगी और उनका नेतृत्व परिवर्तन के लिए जो आवाज उठ रही है, वो नेतृत्व परिवर्तन होने ही वाला था। उपचुनाव के लिए शायद ये लोग रोक लिए थे और उपचुनाव के साथ साथ एक और बड़ी बात थी कि कन्हैया के आने के बाद भी बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं रुका होगा। उपचुनाव को लेके था कि कहीं कोई आंतरिक जो होता है कि कलह न बढ़ जाए पार्टी में, तो इसलिए वो लोग वो तो उनका रूटीन है, वो तो बदलेंगे ही। लेकिन केवल एक प्रदेश अध्यक्ष, हमें नहीं लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष इतना पावरफुल स्थिति में थे कि हम महागठबंधन से अलग होके हम कर रहे हैं, बल्कि वो एक सामूहिक फैसला होगा। भक्त चरण दास जी जो प्रभारी हैं उनके वो उसमें पूरी तरह से इनसे ज्यादा वो जिम्मेदार थे, अगर या बराबर के जिम्मेदार होंगे, और ऊपर से भी पार्टी की सहमति मिली थी। ऐसा बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो कुशेश्वर स्थान पर लड़ते, तारापुर में नहीं लड़ते। तो माना जाता कि अपनी सीट को लेके एक सीट पर लड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। जब दोनों सीट पर आए तो निश्चित रूप से यहाँ की राजनीति को, दिल्ली की जो राजनीति है, दिल्ली की जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी स्वीकृति मिली होगी और इसलिए कांग्रेस अपने को आजमा रही होगी इस उपचुनाव में कि हम कहां पर हैं, कहां तक हम पहुंचे हैं। वो आजमाने का वो उनका नतीजा उनके सामने आया। चलिए, लालू प्रसाद यादव के आने से बिहार की राजनीति में हलचल तो जरूर बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव के आते ही उन्होंने तारापुर सीट पर ही एक दिन का चुनाव प्रचार किया था और ये सीट
जदयू से हड़प लेना, उनसे छीन लेना, ऐसा लग रहा है। 1531 वोटों की बढ़त है। वोटों की गिनती अंतिम राउंड की चल रही है, जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। हम देखेंगे कि क्या कुछ हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव के आने से जरूर कुछ सीन बदला है। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पर भी हमलावर रहे, जदयू और बीजेपी पर तो रहते ही हैं, लेकिन अब राजद और कांग्रेस के बीच के रिश्ते कैसे रहेंगे इस चुनाव में हारने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है और कांग्रेस बैकफुट पर जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में जो महागठबंधन था, महागठबंधन एक बार फिर से इंटैक्ट हुआ कि सब लोग एक साथ मिलकर चलेंगे कि कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। ये सब पर हमारी नज़र रहेगी। महेंद्र जी ने हमारे इस बातचीत को और ख़ास बनाया। हम आपको ये बताते चले कि कुशेश्वर स्थान से जदयू के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं हुई है। तारापुर में राजद के प्रत्याशी 1531 वोटों से आगे चल रहे हैं और उसकी भी घोषणा अभी कौन जीता कौन हारा इसकी घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।